यांगजी सफलतापूर्वक भाग चुका है। क्लोन ये भी कहता है कि उसके अंदर भी इमोशंस हैं, मेरे एक्स की तरह नहीं, और वो इस बात से झुंझलाया हुआ है कि असली शुआन यांगजी उसकी पकड़ से निकल गया। मिरर में पूरी तरह गायब होने से पहले वो जोड़ता है कि शुआन यांगजी गंभीर रूप से घायल है और अभी छिप गया है। जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर लेता तब तक स्नेकी को परेशान नहीं करेगा। इमेज के फेड होते ही वो मिरर उड़ते हुए स्नेकी के सामने आकर रुक जाता है। स्नेकी हल्के से आंखें खोलता है और पहचान लेता है कि ये हेवनली डीमन मिरर है। वो मिरर और उसमें दिख रही अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और समझ जाता है कि ये मिरर खुद ही वापस लौट आया। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या शुआन यांगजी अब भी कहीं बाहर मौजूद है या नहीं। स्नेकी ध्यान से मिरर को ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि उसकी पहले वाली चमक गायब हो चुकी है। सरफेस पर एक साफ क्रैक भी दिख रहा होता है। ये देखकर स्नेकी को डॉगी की कही बात याद आती है कि ये मिरर सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। चूंकि उसने इसे शुआन यांगजी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, इसलिए स्नेकी को लगता है कि अब ये मिरर बेकार हो चुका होगा। उसी वक्त मैनजिन अचानक उड़ता हुआ अंदर आता है, जिससे स्नेकी चौंक जाता है। मैनजिन सख्ती से पूछता है कि स्नेकी ने किसी अननोन चीज को इतनी कैजुअली अंदर कैसे आने दिया। स्नेकी उसे काम रहने को कहता है। मैनजिन हवा में थोड़ा ऊपर उठते हुए बताता है कि स्नेकी पूरे 3 दिन से सोया हुआ था और अब जाकर उसकी आंख खुली है। वो फिर मिरर की बात छेड़ता है और पूछता है कि जो चीज अभी उड़कर आई थी, कहीं वो स्नेकी को नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं थी। स्नेकी उसे रियश्योर करता है कि चिंता की कोई बात नहीं, वो उसकी मैजिकल ट्रेजर थी जो बैटल के बाद वापस लौटी। इसके बाद स्नेकी मैनजिन को धन्यवाद देता है। मैनजिन तुरंत कहता है कि स्नेकी उस पर कोई एहसान नहीं रखता। वो समझाता है कि स्नेकी ने उसकी मदद से कई दुश्मनों को मारा और उसे पिल्स भी दिए, जिनकी वजह से वो अपना कोर सक्सेसफुली फॉर्म कर पाया। स्नेकी को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो थैंक्स का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो बात बदल देता है। वो मिल्की का जिक्र करता है और पूछता है कि वो कहाँ है और ठीक तो है ना। मैनजिन बताता है कि मिल्की उससे पहले ही जाग गई थी और आज सुबह जल्दी पहाड़ पर हर्ब्स इकट्ठा करने चली गई थी। वो स्नेकी के लिए एक नई तरह की पिल रिफाइन करना चाहती थी। उसी पल मिल्की पहाड़ से हर्ब्स लेकर वापस आती है। स्नेकी को जागा हुआ देखकर वो खुशी से उसका नाम पुकारती है। स्नेकी उसकी तरफ देखता है और दिल से खुश हो जाता है कि वो सुरक्षित लौट आई। मिल्की दौड़ते हुए स्नेकी के पास आती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। वो बताती है कि सब लोग बच गए और उन्होंने बैटल जीत ली। स्नेकी भी सहमति भी में कहता है कि सब खत्म हो चुका है और कैलामिटी गुजर चुकी है। थोड़ी देर बाद मिल्की स्नेकी को एक पिल दिखाती है और बताती है कि उसने एक नई तरह की रिजुवेनेशन पिल बनाई है, जिसका इफेक्ट पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। स्नेकी पिल को देखकर पूरी तरह शॉक में आ जाता है। जैसे ही वो मना करने की कोशिश करता है, मिल्की जबरदस्ती उसे पिल खिलाने लगती है और कहती है कि वो अभी बहुत वीक है और उसे रिकवर होने के लिए और पिल्स लेनी होंगी। स्नेकी मना करता है, जिस पर मिल्की पूछती है कि क्या वो उसकी मेडिसिन को डिस्पाइज कर रहा है। इसी बीच मैनजिन बोल पड़ता है कि मिल्की की मेडिसिन बेहद फियर्स होती है, जबकि वो ये बात छिपा लेता है कि उसे खुद उस पिल को डाइजेस्ट करने में कई महीने लग गए थे। ये सुनकर मिल्की स्नेकी की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या उसने सच में उसकी दी हुई मेडिसिन मैनजिन को दे दी थी। स्नेकी तुरंत मना करता है और कहता है कि बैटल के दौरान अगर उसकी पिल्स नहीं होती तो वो आखिरी तक टिक ही नहीं पाता। फिर भी वो मिल्की से रिक्वेस्ट करता है कि अभी उसे और पिल्स न दे। स्नेकी समझाता है कि मेडिसिन की पोटेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बैटल से पहले उसने एक साथ बहुत सारी पिल्स खा ली थी, जिनमें से कई पूरी तरह रिफाइन भी नहीं हुई थी। वो कहता है कि उसका शरीर अभी कमजोर है, मेरिडियंस और बोन्स बुरी तरह डैमेज्ड है। ऐसे में इतनी फियर्स मेडिसिन दोबारा लेना ठीक नहीं होगा। वो सुझाव देता है कि वो कुछ समय के लिए सेक्लूजन में चला जाए और पूरी तरह रिकवर होने के बाद पिल्स पर बात करे। ये सुनकर मिल्की को एहसास होता है कि स्नेकी सही कह रहा है। वो सारी पिल्स स्नेकी के पास रख देती है और कहती है कि अब वो खुद डिसाइड करे कि कब और कैसे लेनी है। स्नेकी सहमति में सिर हिलाता है। मैनजिन भी कहता है कि एलिफेंट ट्राइब केव की गार्डिंग कर रही है, इसीलिए स्नेकी बिना किसी डर के सेक्लूजन में जा सकता है। वो ये भी जोड़ता है कि माउंटेन वैली स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर है और वो खुद भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कल्टीवेशन कंसोलिडेट करने का सोच रहा है। स्नेकी इससे सहमत होता है और आखिरकार सेक्लूजन में प्रवेश कर जाता है। सीन कुछ महीनों बाद मई के महीने में शिफ्ट होता है। स्नेकी आखिरकार बाहर निकलता है। स्नेक वैली के सारे सांप उसके जागने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही स्नेकी केव से बाहर आता है, एक सांप उसे देखकर झुक जाता है। ये देखकर बाकी सारे सांप भी अलर्ट हो जाते हैं और स्नेकी की तरफ झुकने लगते हैं। स्नेकी उन्हें उठने को कहता है और बोलता है कि आगे से इतने फॉर्मल बोझ की जरूरत नहीं। वो सामने जमा सांपों को देखता है और सोचता है कि जैसे 10,000 सांप उसे राजा मानकर नतमस्तक हो रहे हों। वो ये भी नोटिस करता है कि अभी उनमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पूरी तरह विकसित नहीं हुई और कुछ तो बोल भी नहीं सकते। यहीं से उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसे पूरी तरह अपना नया सरपेंट किंग मान लिया है। स्नेकी सांपों को उनके काम पर लौटने का आदेश देता है, कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। वो जानता है कि अगर ये छोटे सांप पूरा दिन उसके पीछे लगे रहे तो सिर्फ उसका टाइम वेस्ट होगा।
खासकर जब अब उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। इसके बाद वो मैनजिन के पास जाता है। मैनजिन उसे सिक्लूजन से बाहर आने पर बधाई देता है और उसकी रिकवरी के बारे में पूछता है। स्नेकी जवाब देता है कि वो रिकवर हो चुका है और पूछता है कि उसके सेक्लूजन के दौरान क्या सर्पेंट कैचिंग सेक्ट के कल्टीवेटर्स फिर से आए थे। मैनजिन सिर हिलाकर मना करता है। वो कहता है कि शायद बैटल में यहाँ के सारे कल्टीवेटर्स मारे गए, इसीलिए खबर ज्यादा दूर तक फैली ही नहीं। वो ये भी जोड़ता है कि एक और वजह हो सकती है किन आर्मी का चुयांग सिटी में ब्रीच करना, जिसकी वजह से सारे सेक्ट्स ट्रांजिशंस और दूसरे मामलों में उलझे हुए हैं। इस सच्चाई को समझते ही स्नेकी को साफ एहसास होता है कि चू स्टेट वाकई गिर चुका है। उसके दिमाग में तुरंत वैंग डिंग का ख्याल आता है। वह मैनजिन से कहता है कि वह कुछ समय के लिए इस इलाके की रखवाली करे, क्योंकि उसे आसपास खुद जाकर देखना है। मैनजिन बिना हिचक हामी भर देता है और स्नेकी सरपेंट विलेज की ओर बढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने तबाही का मंजर होता है। पूरा गांव पूरी तरह उजड़ा हुआ पड़ा रहता है। स्नेकी मन ही मन वैंग डिंग के बारे में सोचता, ये जानने की कोशिश करता है कि वह ठीक भी है या नहीं। तभी उसकी नज़र जमीन पर जाती है और उसे याद आता है कि यही वह जगह थी जहां कभी मॉर्टल्स और कल्टिवेटर्स ने जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी और यहीं उसे अपनी पहली गहरी समझ मिली थी। सम्मान के तौर पर वह सोचता है कि कम से कम उनके लिए एक स्टेल तो खड़ी करनी ही चाहिए। ऐसा करने के बाद वह उसे देखता है और महसूस करता है कि यह बुरा नहीं बना। इसके बाद उसका ध्यान उस नदी की ओर जाता है जहां मास्टर चू ने खुद को बलिदान कर दिया था। बहते पानी को देखते हुए स्नेकी सोचता है कि अगर मास्टर चू नहीं होते तो शायद वह कभी एनलाइटनमेंट तक पहुंच ही नहीं पाता। वह पास की चट्टान को देखता है और मन में तय करता है कि भले ही मास्टर चू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अडिग स्पिरिट आने वाली पीढ़ियों द्वारा सराही जाएगी और सदियों तक याद रखी जाएगी। इसके बाद स्नेकी चुयांग सिटी की ओर निकल पड़ता है। चलते हुए उसे एहसास होता है कि डायनेस्टीज भले ही बनती और टूटती रहें, लेकिन राइचस क्यू हमेशा बनी रहती है। शहर पहुंचते ही उसे सिंप की याद आती है और उसे याद आता है कि शाओछो भी इसी शहर से था। वह सोचता है कि शाओछो शायद अब जिंदा भी न हो। आखिर वह बानशान सेक्ट का डिसाइपल था। उसे यह भी पता है कि सिंप की स्टेल बानशान सेक्ट के सामने वाली पहाड़ी छोटी पर बननी चाहिए। स्नेकी जल्दी से स्टेल तैयार करता है और सिंप को याद करता है, यह मानते हुए कि उसे सबसे ज्यादा वही जानता था। वह स्टील के पीछे शाओछो की लाइफ स्टोरी के कुछ शब्द लिखने का भी सोचता है। स्नेकी खुद को एक केयरिंग इंसान मानता है, लेकिन लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख देता है जो बिल्कुल उलटा निकलता है। लिखने के बाद वह उसे देखता है और खुद को जीनियस समझने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगर सिंप ने स्वर्ग से इसे पढ़ लिया तो बस उसे शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। फिर भी स्नेकी को पूरा भरोसा रहता है कि शाओछो की आत्मा को इससे बहुत सुकून मिलेगा। सीन अचानक एक अनजान जगह पर बदल जाता है। वहां एक व्यक्ति किसी कमांडर के सामने झुकता है और अपने साथ एक घायल आदमी को लाता है। वह कमांडर को बताता है कि यह वही रेबल है जिसने लगातार 5 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को मार डाला था। फिर वह उसकी पहचान बताता है, शाओ फैमिली का बेटा शाओछो। कुछ पलों बाद दृश्य फेर बदलता है। बैंशन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर शिलोंगजी कमांडर किन के सामने पहुंचता है और उससे उस आदमी की जान बख्शने की गुहार लगाता है। वह बताता है कि शाओछो उसका जूनियर डिसाइपल है और यह सब उसकी डिसिप्लिन में कमी की वजह से हुआ। वो ये भी कहता है कि शाओछो भले रेबेलियस रहा हो, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ शाओ फैमिली की रक्षा के लिए किया। उसकी बात सुनते ही हेवनली पपेट सेक्ट का ग्रैंड एल्डर 1000 पपेट किंग चिन स्वानजी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शिलोंगजी को आश्वस्त करता है कि डरने की जरूरत नहीं। वह साफ करता है कि उसने शिलोंगजी को उसके अपराधों पर सवाल करने के लिए नहीं बुलाया, वह किसी और बात पर चर्चा करना चाहता है। इतना कहकर चिन शिलोंगजी से शाओछो को उसके हवाले करने के लिए कह देता है। यह सुनते ही शिलोंगजी पूरी तरह चौंक जाता है। चिन गुस्से में पूछता है कि क्या वह पहली बार में साफ नहीं बोला था। शिलोंगजी समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और वह मान जाता है कि वह कमांडर किन की बात मानेंगे। किन खुश हो जाता है और कहता है कि वह बदले में शिलोंगजी को इनाम देगा। वह एक पाउच उसकी ओर फेंकता है और बताता है कि चूंकि वह उसका एक डिसाइपल ले रहा है, इसलिए यह मुआवजा है। शिलोंगजी बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद चिन आदेश देता है कि शाओछो को वापस शाओ फैमिली के पास भेजा जाए ताकि वह ठीक हो सके और शाओ फैमिली के बाकी सदस्यों को भी सही तरीके से बसाया जाए। शिलोंगजी के सहमत होते ही कमांडर किन एक और आदेश देता है कि अब से शाओ फैमिली के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये कमांड सुनकर शिलोंगजी और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और चिन की दया के लिए आभार जताता है। वहीं दूसरी ओर कमांडर चिन रिवर्स कल्टीवेशन के बारे में सोचता है, ये जानते हुए कि इससे उसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। इधर स्नेकी वापस 10,000 सर्पेंट वैली लौटता है। जैसे ही वह घाटी में कदम रखता है, उसे 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज की ऑराज महसूस होती हैं। ध्यान से देखने पर वह एक को मैन जिन के रूप में पहचान लेता है, लेकिन दूसरी ऑरा उसे पूरी तरह अनजान लगती है। उसे शक होता है कि कोई और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर घाटी में घुस आया है। बिना देर किए वह उस दिशा में तेजी से बढ़ता है। उसी समय रेमंड नाम का एक कोर फॉर्मेशन डीमन गुस्से में मैन जिन के सामने खड़ा होता है।
मैनजिन साफ शब्दों में कहता है कि स्नेकी यहाँ मौजूद नहीं है और अगर रेमंड झगड़ा करने आया है तो पहले उसे मैनजिन और एलिफेंट ट्राइब को हराना पड़ेगा। जवाब में रेमंड ठंडे लहजे में कहता है कि बहस की कोई ज़रूरत नहीं, वो यहीं स्नेकी का इंतजार करेगा।